हेलो एवरीवन। वैसे तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, लेकिन क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश की एक कमर्शियल कैपिटल भी है, मध्य प्रदेश की एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है, जिसका नाम है इंदौर। और आज के इस पूरे सेशन में मध्य प्रदेश के इसी महानगर यानी कि इंदौर की चर्चा करने वाले हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक शहर है, यूनिक जिला है। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। एक संभाग भी है जो कि मध्य प्रदेश के सभी बड़े संभागों में से एक माना जाता है। तो इस पूरे सेशन में इंदौर से जुड़ी हुई वो सारी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे जो कि आपको जाननी चाहिए, फिर आप देश के किसी भी जिले से, किसी भी कोने से इस वीडियो को देख ही क्यों ना रहे हो। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात की जाए तो इसका इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। शुरुआत इतिहास से करते हैं। ऐसे तो होलकर डायनेस्टी से इंदौर के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आखिर इंदौर की स्थापना किसने की। तो कुछ लोग बताते हैं कि इंदौर की स्थापना की है राजा इंद्र सिंह जी ने। राजा इंद्र सिंह जी जिन्होंने एक समय उज्जैन को जीता था, और उज्जैन को जीतने के बाद इन्होंने खान नदी के साइड यानी खान नदी के तट पर इन्होंने एक शिविर लगाया था, और उस शिविर के अंतर्गत, उस शिविर के दौरान उनको इंदौर, चूंकि मालवा के अंदर आता है, और यहाँ की क्लाइमेट के बारे में तो क्या ही कहना, यहाँ की क्लाइमेट के बारे में केवल मैं ही नहीं, फाहियान भी कहते हैं कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है मालवा की जलवायु। तो यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु, यहाँ की ग्रीनरी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मोहित हो जाते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद खान और सरस्वती नदी के संगम पर एक शिवालय बनाते हैं जिसका नाम था इंद्रेश्वर मंदिर, और उस मंदिर के अलावा एक यहाँ पर जगह, एक स्थल की स्थापना करते हैं, एक स्थान बसाते हैं जिसका नाम था इंद्रपुर। इंद्रपुर, ये वही इंद्रपुर है जो कि होलकर के टाइम पर, होलकर काल में इंदौर के नाम से जाना जाता था, और ब्रिटिश काल में फिर ये इंदौर के नाम से जाने लगा, और आज भी हम इसे इंदौर के ही नाम से जानते हैं। तो समझ आ गया ना कि इंदौर की स्थापना कैसे हुई थी। अब चलिए शुरुआत करते हैं होलकर डायनेस्टी की, कि यहाँ पर हमें चाहे एयरपोर्ट देख लो, चाहे यहाँ का हम बात करें यूनिवर्सिटी देख लो, यूनिवर्सिटी हो, है ना, यहाँ का एयरपोर्ट हो, सबके सब होलकर्स के ही नाम पर है। बहुत सारे कॉलेजेस होलकर के नाम से। आखिर क्यों है होलकर के नाम से, होलकर्स ने यहाँ पर एंट्री कैसे मारी, तो पूरी जानकारी देती हूँ कि आखिर होलकर इंदौर के अंदर आए कैसे। तो ये बात है तब की, आपके पुणे में मराठा साम्राज्य का शासन हुआ करता था, मराठा जो है रूल किया करते थे, और चूंकि मराठाओं के बारे में आप जानते हो कि चौथर सरदेश मुखी नामक वो टैक्स लेते थे कि उसके एवज में वो क्या करेंगे, वहां के लोगों की रक्षा करेंगे। बात है 1724 के आसपास की, 1730 के आसपास की। मराठा के अंदर छत्रपति के अलावा पेशवाओं के पास अब जो मुख्य शक्ति थी वो हो गई थी, और 1731 के आसपास जो वहां के पेशवा थे मराठा साम्राज्य के, उनका नाम था बाजीराव फर्स्ट। ये वही बाजीराव फर्स्ट है जिन्होंने शादी की थी मस्तानी से, जो कि अपने जीवन में कभी भी किसी युद्ध को जिन्होंने हारा नहीं था, है ना, जिस भी युद्ध में हाथ रखते थे वो युद्ध उनके ही पक्ष में होता था। ये वही आपके पेशवा है बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट की बात की जाए तो उनके काल में जो आपका मालवा क्षेत्र था, क्योंकि इंदौर मालवा के अंदर आता है, मालवा में मुगलों का काफी ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था। मुगल जो थे, मुगल सूबेदार मालवा की जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। जो पेशवा थे यानी जो मराठा थे, उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी नामक टैक्स वसूले मालवा के अंदर से, और उसके बदले में उनकी रक्षा करने का उन्हें आश्वासन दिया। आश्वासन देने के साथ साथ उसके बाद कई सारे युद्ध हुए। अमझेरा का युद्ध होता है धार के अंदर। एक बड़ा ही फेमस युद्ध था तिरला का युद्ध। 1731 में धार के अंदर तिरला का युद्ध होता है। उस तिरला के युद्ध के बाद से, चूंकि इसमें मराठाओं का भी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा था, और फिर उसके बाद से ही जो पूरा मालवा रीजन है, मालवा रीजन के अंदर जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे, वो अलग अलग सनद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ भाग जो है वो होलकर्स को देते हैं, कुछ भाग सिंधिया को देते हैं, और कुछ भाग पवारों को देते हैं। होलकर्स के हिस्से में जो आया वो था इंदौर। जी हाँ, और यही से इंदौर के अंदर होलकर्स की शुरुआत हो जाती है। अब होलकर के रूप में वहां पर जो, अभी शासक नहीं बोलूंगी, अभी मराठाओं के ये सेना नायक थे जिनका नाम था मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर को होलकर वंश यानी कि कह सकते हैं इंदौर का जो पूरा साम्राज्य था, इंदौर का जो क्षेत्र था, उसे संभालने के लिए भेजा जाता है। अब मल्हार राव होलकर की एक बार चर्चा कर लेते हैं। मल्हार राव होलकर महाराष्ट्र में ही जन्मे थे। बचपन में इनके फादर की डेथ हो जाती है, और इन
इनके परिवार और गांव वाले जो है इनकी माता को काफी ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं। तो इनकी माँ अपने बेटे को यानी मल्हारराव होलकर को लेकर आ जाती है इनके भाई के घर, और फिर वहां पर इनका लालन पालन होता है। बड़े योग्य थे, बचपन से ही बड़े योग्य थे। इनकी शादी होती है, इनका विवाह होता है। इनके पुत्र होता है जिनका नाम था खांडेराव। पुत्र का नाम था इनके खांडेराव, याद रखिएगा खांडेराव का नाम। आगे इनकी भी चर्चा करेंगे हम। बात करें मल्हारराव होलकर की, तो ये इतने योग्य थे कि पहले तो ये मराठा के अंदर, मराठा साम्राज्य के अंदर एक सेना के रूप में भर्ती किए जाते हैं, लेकिन अपनी योग्यता के बलबूते ये आगे चल करके सेना नायक बना दिए जाते हैं और 500 सैनिकों के साथ पेशवा इन्हें भेज भी देते हैं युद्ध करने के लिए मालवा के अंदर। तो तिरला के युद्ध के बाद से इन्हें मल्हारराव होलकर को सौंप दिया जाता है कि भाई आप जाओ इंदौर को देखो। जब ये इंदौर पहुंचते हैं तो इंदौर में होलकर वंश की इन्हीं के आगमन के साथ स्थापना हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मालवा में होलकर वंश की स्थापना मल्हारराव होलकर ने करी थी। मल्हारराव होलकर इंदौर आते हैं और इंदौर आने के बाद भी बहुत सारे युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे युद्धों को जीतते भी हैं। उन्हीं में से एक युद्ध था पानीपत का तृतीय युद्ध। बड़ा ही फेमस युद्ध है ये हिस्ट्री में, इतिहास में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। एक साइड मराठा सेना थी और दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली था। मराठा सेना की तरफ से मल्हारराव होलकर ने भी भाग लिया, क्योंकि आए तो वो महाराष्ट्र से ही है। इन्होंने भी भाग लिया, लेकिन कुछ यहाँ पर गलतफहमियों की वजह से मल्हारराव होलकर युद्ध से वापस आ गए। इन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, ये नाराज हो गए थे। लेकिन अंत में परिणाम ये हुआ कि उस युद्ध में जो आपका अहमद शाह अब्दाली था उसकी जीत होती है और मराठाओं की इस युद्ध में हार हो जाती है। खैर उसकी बात अलग है। 1761 के बाद वापस आ गए, क्योंकि तुरंत उन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी और आने के बाद इंदौर के अंदर ही अपना शासन स्टार्ट कर दिया। इनका शासन बड़ा ही शानदार रहा, जनता बहुत ही ज्यादा खुश थी। अपने ही काल में इन्होंने, आपने सुना होगा, इंदौर के अंदर राजवाड़ा पैलेस इन्होंने ही बनवाया था, मल्हारराव होलकर ने ही बनवाया था। आपने नाम सुना होगा छत्री बाग को भी इन्होंने बनवाया था। मल्हारगंज एक शिविर हुआ करता था, मल्हारगंज भी इन्होंने बनवाया था। तो अपने टाइम पर कुएं हो, बावलिया हो, धर्मशालाएं हो, मंदिर हो, प्याऊ हो, मतलब हर चीज की जो सुविधा है वो अपनी जनता के लिए इन्होंने वहां पर कर दी थी। मल्हारराव होलकर के पुत्र होते हैं खांडेराव। खांडेराव की बात की जाए तो इनके टाइम पर ही, यानी मल्हारराव होलकर के टाइम पर ही 1754 में एक युद्ध होता है राजस्थान में। राजस्थान में एक और जाट लड़ते हैं और दूसरी ओर इनकी सेना लड़ती है। भरतपुर राजस्थान में युद्ध करने के लिए जाते हैं इनके पुत्र खांडेराव, और खांडेराव एक बार अपने युद्ध खेमे में भ्रमण करते हैं और अचानक से एक तोप का गोला आकर के लग जाता है और वहीं पर खांडेराव की डेथ हो जाती है। यानी अपने पिता के ही टाइम पर, अपने पिता के ही शासन काल में 1754 में खांडेराव की डेथ हो जाती है। लेकिन उसके पहले खांडेराव की शादी मल्हारराव होलकर ने करवाई थी अहिल्याबाई से। वही अहिल्याबाई जो कि बाद में देवी अहिल्याबाई के नाम से जानी गई। तो खांडेराव की डेथ इनके पिता के ही टाइम पर हो गई। अब इनके जो पिता थे यानी मल्हारराव होलकर, उन्होंने शासन किया, करते रहे और 1766 में 1766 में जा करके इनकी भी कुछ शारीरिक समस्या की वजह से इनकी भी डेथ हो जाती है। इनकी मृत्यु होती है भिंड के अंदर, और भिंड में ही चूंकि इनकी डेथ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी, इसी वजह से इनकी जो पुत्रवधू थी देवी अहिल्याबाई, उन्होंने भिंड में ही इनकी समाधि भी बनवाई है। आज भी आपको वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब जब मल्हारराव होलकर की डेथ हो जाती है तो अब कायदे से इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र होना चाहिए, लेकिन पुत्र तो है ही नहीं, फिर कौन बनेगा शासक? तो शासक बनते हैं खांडेराव के पुत्र। खांडेराव के पुत्र यानी कि जो मल्हारराव होलकर के पोते थे, जिनका नाम था मालेराव। मालेराव यानी कि देवी अहिल्याबाई खांडेराव के पुत्र थे। एज बहुत कम थी, लेकिन फिर भी राज्याभिषेक करवाया गया, गद्दी पर बिठाया गया। चूंकि एज बहुत कम थी, इस वजह से अहिल्याबाई उनकी संरक्षिका बनकर के शासन करती हैं, राज्य को संभालती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। खांडेराव तो नहीं ही रहे, इनके पुत्र मालेराव को 1 साल के अंदर अंदर, जब राज्याभिषेक होता है उसके 1 साल के अंदर अंदर मस्तिष्क ज्वर हो जाता है और उस वजह से मालेराव की भी डेथ हो जाती है। यानी कि अब तो ना ससुर जी रह गए, ना तो पति और ना ही पुत्र रह गया, अब बसती हैं अहिल्याबाई। और 1767 में अपने बेटे के स्थान पर, अपने बेटे की जगह पर स्वयं अहिल्याबाई गद्दी पर बैठती हैं। इनका राज्याभिषेक होता है और ये शासिका बनती है इंदौर रियासत की, इंदौर डायनेस्टी की। और यहाँ से यानी कि 1767 से स्टार्ट हो जाता है इंदौर के अंदर देवी अहिल्याबाई का शासन। इन्हें देवी क्यों कहा जाता है? इनके कार्यों की वजह से इन्हें देवी कहा जाता है। जनता के बीच इतनी ज्यादा प्रसिद्धि पाई इन्होंने, जनता से इतना ज्यादा प्रेम पाया इन्होंने, और प्रेम पाने का कारण भी था इन्होंने इतने कार्य करवाए जो कि शायद होलकर वंश के अंदर किसी भी शासक ने नहीं करवाए होंगे, जितने कार्य इन्होंने करवाए। अपने टाइम पर चूंकि
जो कैपिटल थी वो इंदौर थी, लेकिन इन्होंने अपनी कैपिटल महेश्वर बनाई। महेश्वर में आज आप महेश्वरी साड़ियां पसंद करते हो, महेश्वरी साड़ियों के बारे में सुनते हो। महेश्वरी साड़ियों का जो उद्योग है वो देवी अहिल्याबाई ने ही स्टार्ट करवाया था और तभी से महेश्वरी साड़ी विश्व में प्रसिद्ध हो गई है, वर्ल्ड फेमस हो गई है। साथ ही साथ अहिल्याबाई जी के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है। आप सभी लोग काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाते होगे, बनारस जाते हो, बनारस के अंदर ही मणिकर्णिका घाट जाते हो जहां की चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। मणिकर्णिका घाट, बनारस का जो काशी विश्वनाथ है, ये सब किसकी देन है? देवी अहिल्याबाई की ही तो देन है। महेश्वर जाओगे तो आपको बहुत सारे शिवालय मिलेंगे, बहुत सारी शिवलिंग और मंदिर मिल जाएंगे, वो सब किसकी देन है? देवी अहिल्याबाई की ही तो देन है। आप चले जाओ गया में, आप अनेकों भारत की ऐसी जगह है, चाहे हरिद्वार हो, चाहे बनारस हो, चाहे इंदौर हो, महेश्वर हो, जहां पर बहुत सारे इमारतें और इमारतों के साथ साथ इमारतों को पुनर्निर्माण यानी पुनर्निर्मित कराने का भी कार्य देवी अहिल्याबाई ने ही किया था। यहां तक कि उज्जैन के महाकाल मंदिर का भी पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। यानी कि देवी अहिल्याबाई शिव, बहुत बड़ी शिव की उपासिका थी। साथ ही साथ उनके काल में ना, उनके राज्य में कोई भी बिना न्याय के खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। कहा जाता है कि एक बार एक फरियादी आता है न्याय मांगने के लिए और उसके खिलाफ जो अपराध किया था वो स्वयं देवी अहिल्याबाई जी के पुत्र ही थे और उसी वक्त ये घोषणा करती है, उसी वक्त ये फैसला सुनाती है कि मेरे पुत्र को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। हालांकि इनके एक साथी थे जिन्हें इन्होंने नियुक्त किया था, तुकोजीराव होलकर, और उन्होंने बहुत साथ दिया था शासन प्रबंधन में। तुकोजीराव होलकर के प्रयासों से उनके बेटे को बचा लिया गया था, हाथी के पैरों तले नहीं कुचलवाया गया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपनी आंखों में पर्दा डाले और सिर्फ न्याय का साथ दिया। यानी कोई भी इनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था, चाहे फिर वो न्याय के लिए ही क्यों ना हो। यानी कि अपने कार्यों की वजह से पूरे कहते हैं कोने कोने में ये प्रसिद्ध हो गई थी और जनता इतनी ज्यादा सुखी थी, इतनी ज्यादा समृद्ध हो गई थी कि शायद होलकर वंश के किसी शासक के काल में जनता इतनी समृद्धशाली नहीं हुई थी। यही रीजन है कि आज मध्य प्रदेश का यानी इंदौर के अंदर, चाहे इंदौर का एयरपोर्ट देख लो, इंदौर के बहुत सारे कॉलेजेस देख लो, इंदौर का जो यूनिवर्सिटी है वो देख लो, सबके सब देवी अहिल्याबाई जी के ही नाम से है। मध्य प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी। यहाँ तक कि डाक टिकट भी चलाया था सरकार ने देवी अहिल्याबाई जी के ही नाम पर। बड़ी ही न्यायप्रिय शासिका थी और बड़ा ही समृद्ध इनका शासन काल था। इनकी भी डेथ हो जाती है और फिर इनकी डेथ के बाद जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम था तुकोजीराव होलकर फर्स्ट। तो 1795 में देवी अहिल्याबाई जी की डेथ के बाद तुकोजीराव होलकर फर्स्ट ने गद्दी संभाली। यही कुछ 2 साल तक इन्होंने शासन संभाला। शासन संभालते ही सबसे पहला काम तो ये किया कि जो राजधानी देवी अहिल्याबाई ने इंदौर से स्थानांतरित करके महेश्वर ला दी थी, अब उन्होंने महेश्वर से राजधानी हटा करके फिर से इंदौर कर दी। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि अपनी सेना को मॉडर्न तरीके से ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और तीसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि आपको याद होगा देवी अहिल्याबाई जी के पति खांडेराव की डेथ हुई थी भरतपुर में, जब जाट सेना के खिलाफ युद्ध हो रहा था, कुंभेरी का युद्ध। तो वो जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में खांडेराव की जो मौत हुई थी, उनकी मौत का बदला लेने का काम किया तुकोजीराव होलकर फर्स्ट ने। तो तीसरा महत्वपूर्ण काम इन्होंने ये किया। 1797 में इनकी भी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद सिंधिया शासकों की मदद लेकर के इनका एक पुत्र था काशीराव होलकर वंश का शासक बनता है, लेकिन ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं बना रह पाता है। इसे गद्दी से हटाने का काम तुकोजीराव फर्स्ट के ही एक पुत्र थे यशवंतराव होलकर ने वापस से काशीराव का पदस्थ करके उसकी गद्दी हथिया ली, यानी कि इंदौर के शासक बन जाते हैं। यशवंतराव होलकर का काल भी बड़ा ही समृद्ध काल रहा। इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। काफी सारे युद्ध भी हुए इनके टाइम पर, बहुत सारी संधियां भी हुई इनके टाइम पर। और सबसे बड़ा काम इनके टाइम पर अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी जो राजधानी है ना, इंदौर से राजधानी लेकर मंदसौर चले गए। मंदसौर में भानपुरा लेके चले जाते हैं राजधानी। और यशवंतराव होलकर की डेथ के बाद फिर एक जो अगले शासक आते हैं, इन्हीं के पुत्र, इनका नाम था मल्हारराव होलकर सेकंड। मल्हारराव होलकर सेकंड 1811 की बात है, केवल 4 साल के थे जब ये इंदौर के शासक बनाए जाते हैं। और इन्हीं के टाइम पर 1818 में थर्ड मराठा एंग्लो वॉर हुआ था और जिसके बाद से ही अंग्रेजों का कहीं ना कहीं जो अधिकार है वो मालवा के अंदर हो गया। तो 1818 में जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ये भी आपके मल्हारराव होलकर सेकंड के ही टाइम पर हुआ था। इसके साथ साथ इन्होंने जो भानपुरा राजधानी थी
मंदसौर के अंदर, वहां से राजधानी हटा करके ये वापस से इंदौर लेकर आ जाते हैं और इन्हीं के टाइम पर अंग्रेजों के साथ इनकी मंदसौर की भी संधि होती है और फिर इन्होंने कुछ टाइम तक शासन किया और फिर चूंकि इनके टाइम पर जो इंदौर रियासत थी वो कहीं ना कहीं सहायक संधि के तहत पूरी की पूरी अंग्रेजों के अंडर में आ गई थी और फिर कुछ टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाती है और इनके बाद इनका पुत्र जिसका नाम था मार्तंड राव होलकर शासक बनाया जाता है। 1 वर्ष तक ये शासन संभालते हैं और फिर इनके चचेरे भाई जिसका नाम था हरिराव होलकर इनसे गद्दी हथिया लेते हैं और लंबे टाइम तक हरिराव होलकर शासन संभालते हैं। उसके बाद खांडेराव थर्ड और बहुत से कुछ शासक आते हैं और अंत में 1926 में होलकर वंश की राजगद्दी मिलती है यशवंत राव होलकर सेकंड को। 1926 से लेकर 1947 तक और इन्होंने अपने काल में बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, बहुत से कार्य करवाए। फिर चाहे वो एमवाई नामक हॉस्पिटल जो कि इंदौर में आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, इसका भी निर्माण यशवंत राव होलकर सेकंड ने ही करवाया था। साथ ही साथ अपने टाइम पर इन्होंने हवाई अड्डे को बनवाने के लिए भी प्रयत्न किए थे। आपने यशवंत सागर नामक जलाशय का भी नाम सुना होगा। इस जलाशय को भी निर्मित कराने में यशवंत राव होलकर का ही योगदान है। साथ ही साथ मणिक बाग पैलेस बड़ा ही फेमस है। होलकर क्रिकेट क्लब की भी स्थापना यशवंत राव होलकर सेकंड ने ही करवाई थी। और अंत में आप सभी को पता है कि 1947 में हमारे भारत को स्वतंत्रता मिलती है और उसके बाद भारतीय संघ का निर्माण करने के लिए रियासतों का विलय किया जाता है और 1947 में ये सिग्नेचर करते हैं और इंदौर रियासत का भारतीय संघ में विलय कर देते हैं और ये मध्य भारत का एक हिस्सा बन जाती है और फिर उसके बाद मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी जाती है 5.5 महीनों के लिए। तो ये था इंदौर नगर का, जिसे हम देवी अहिल्या की नगरी भी कहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये इतिहास जरूर बताइएगा। अब यहाँ के इतिहास की तो बात हो गई, लेकिन इंदौर मालवा के अंदर आता है तो मालवा का जो क्लाइमेट है वो बड़ा ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तो जो इंदौर का क्लाइमेट है वो भी बड़ा फेमस है अपने आप में। यहाँ पर अगर हम बात करें पर्वत की, यहाँ पर हम बात करें जो चोटियां हैं, तो यहाँ पर इंदौर जिले के अंदर आपको जाना पाव नाम की चोटी मिलेगी। जाना पाव वही जगह है जहाँ पर परशुराम जी का जन्म हुआ था और बड़ा ही फेमस स्थल है ये एक। जाना पाव के अलावा यहाँ पर आपको सिगार चोटी मिल जाएगी, आपको एक वांचू पॉइंट मिलेगा जहां से चंबल नदी निकलती है। जी हाँ, ये वही चंबल है जो कि मुरैना में जाकर के बीहड़ बनाती है, पर्दन कर देती है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो इंदौर जिले से होता है। इंदौर के ही अंदर आपको एक बहुत ही फेमस जगह मिलेगी जिसका नाम है महू। महू जहां पर हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। अभी आज के टाइम पर उसे हम डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं और इस महू के अंदर बहुत टाइम पहले ही छावनी बनाई गई थी। तो ये जो इंदौर का एटमॉस्फेयर है, जो इंदौर का ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही फेमस है। आप चाहे वांचू पॉइंट की बात करें, चाहे सिगार चोटी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर बड़े ही एक जाम गेट नाम का एक बड़ा ही सुंदर स्थल है घूमने लायक। बहुत ही कह सकते हैं कि जो पर्यटक आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, है ना, टूरिस्ट अक्सर जो है ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। चंबल जैसी नदियां यहाँ से निकलती हैं, शिप्रा जैसी नदियां निकलती हैं। शिप्रा वही नदी है जिसके तट पर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इंदौर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है काकरी बरडी। काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है शिप्रा नदी। इंदौर में जाना पाव का मैंने नाम लिया, जाना पाव के पास से वांचू पॉइंट से निकलती है चंबल नदी। तो नदियों के मामले में भी बहुत आगे है। बात करें इंदौर किस नदी के किनारे है, तो इंदौर खान नदी के किनारे है। बड़ी पुरानी नदी है खान नदी, जो कि आज के टाइम पर इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है कि बिल्कुल नाले के समान दिखाई पड़ती है, बट कार्य किया जा रहा है कि उस नदी को साफ और सुथरा किया जा सके। मालवा के अंदर होने के कारण काली मिट्टी का एक बड़ा क्षेत्र इंदौर के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से चाहे गेहूं की क्रॉप हो, गेहूं की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, ये सारी की सारी फसलें भरपूर मात्रा में यहाँ से उगाई जाती हैं। और इसी वजह से आपको पता होगा कि मालवा को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। इंदौर इंडस्ट्रीज के कारण भी काफी ज्यादा फेमस है। जी हाँ, और इसी वजह से इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 5000 से भी ज्यादा छोटे और बड़े उद्योग मिल जाएंगे। स्पेशली यहाँ पर सूती वस्त्रों की जो मिलें हैं वो पर्याप्त मात्रा में लगाई गई हैं, क्योंकि काली मिट्टी होने की वजह से कपास की भी पैदावार यहाँ पर
अच्छी खासी होती है। चीनी मिलें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यही नहीं, डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहे जाने वाले पीथमपुर को भी यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यह जो पीथमपुर है ये इंदौर से बस कुछ ही दूरी पर है। हालांकि पीथमपुर धार जिले के अंदर आता है, लेकिन फिर भी इंदौर के ही पास में है। यही नहीं, भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज मध्य प्रदेश के इंदौर में ही तो है। तो चाहे इंडस्ट्रीज के मामले में देखें, पर्यटन के मामले में देखें, कैपिटल जो राजधानी है, कैपिटल आपकी मध्य प्रदेश की जो वित्तीय राजधानी है ना, उसके रूप में देखें तो मध्य प्रदेश आगे है। लेकिन शिक्षा के मामले में तो सबसे ज्यादा आगे है इंदौर, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र आईआईटी, पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र आईआईएम मध्य प्रदेश के इंदौर में ही तो लगाया गया है। साथ ही साथ देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के अंदर है और काफी ज्यादा फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में है। साथ ही साथ बहुत सारे जो शासकीय और निजी कॉलेजेस हैं वो भी आपको इंदौर के ही अंदर मिल जाएंगे। यही नहीं, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी एक खंडपीठ भी इंदौर में ही स्थापित की गई है। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। बड़ी बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी यहाँ पर इंदौर के अंदर निवेश कर रखा है, फिर चाहे वो इंफोसिस हो या फिर टीसीएस की बात क्यों ना हो। इंदौर जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि भारत सरकार का एक बड़ा फेमस मिशन है, उसके अंदर भी इंदौर शहर को शामिल किया गया है। साथ ही साथ इंदौर मेट्रो सिटीज में भी शामिल है। मध्य प्रदेश के 2 शहर इंदौर और भोपाल मेट्रो सिटीज परियोजना में शामिल है और यहाँ पर मेट्रो का जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है हम सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए, हम सभी इंदौर वासियों के लिए, कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में 6 बार से लगातार हमारा जो इंदौर है वो सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। जी हाँ, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं हमारे पास, बहुत सारे जिलों की जानकारियां हैं हमारे पास। इंदौर शहर को आपने जान लिया, अब इंदौर के आसपास के जो शहर हैं उन्हें भी जानना बाकी है, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।